नमस्कार, 6 बज चुके हैं। बेखबरों को बाखबर करने के लिए एक बार हम फिर से हाजिर हैं न्यूज रूम लाइव लेकर आपके साथ करेंगे उन खबरों की बात जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। आपके साथ में हूं लावनी श्रीवास्तव और जब सरोकार की बात हो तो सबसे पहले बात आती है उस पार्टी की जिसने अपना नाम ही रख दिया आम आदमी पार्टी। लेकिन यही आम आदमी पार्टी किस तरीके से वैकल्पिक राजनीति का दम भरती रही और अपनी ऐसी राजनीति करके दिखा दी कि राजनीति करने वाले भी शर्मा गए हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार की, जिन्हें रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी पेशी हुई है। सेक्स स्कैंडल में फंसे केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से संदीप कुमार की 14 दिनों की रिमांड मांगी है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। फिलहाल इस मामले की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि कोर्ट रूम में संदीप कुमार की पत्नी भी मौजूद है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शनिवार रात संदीप कुमार को तब गिरफ्तार किया था जब वो डीसीपी के दफ्तर में जाकर सरेंडर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई और पूछताछ में संदीप कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हमेशा की जैसा होता आया है साफ खारिज किया है, साफ इनकार किया। अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए संदीप ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने की साजिश है। तो सुनवाई चल रही है, क्या रिजल्ट आएगा इस पर सुदर्शन न्यूज की नजर बनी रहेगी। और अब बात उस खबर की करते हैं जिस पर सुदर्शन न्यूज लगातार मुहिम चलाता रहा है, लेकिन असली सच की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। मदर टेरेसा को आज रोम में संत की उपाधि दे दी गई, जबकि सच्चाई ये है कि मदर टेरेसा ने संत के सेवा के नाम पर सीधे तौर पर भारत में धर्मांतरण की साजिश रची थी। धर्म परिवर्तन का काम वो कराती आई थी। बावजूद इसके इस बात को नजरअंदाज करते हुए रोम में उन्हें, वेटिकन सिटी में उन्हें आज संत की उपाधि दे दी गई है। ईसाई नन मदर टेरेसा को रोम में संत की उपाधि दी गई है। तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद रहे। 1997 में निधन के बाद मदर टेरेसा के नाम से 2 बीमारियों के चमत्कारिक ढंग से ठीक होने पर वेटिकन की ओर से उन्हें संत बनाने की बात कही गई थी, लेकिन ट्विटर पर इसका विरोध हो रहा है और मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिए जाने पर ट्विटर पर #फ्रॉड टेरेसा ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद आखिर उन्हें संत की फिर भी उन्हें संत की उपाधि दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मदर टेरेसा जैसा सम्मान आखिर हिंदू संतों को क्यों नहीं मिलता है। मदर टेरेसा के धर्मांतरण पर आखिरकार चुप्पी क्यों है, इसकी पूरी पड़ताल देखिए आज रात हमारे खास कार्यक्रम बिंदास बोल में रात 8 बजे। तो सुदर्शन न्यूज इस बात को लगातार उठाता रहा है, इस खबर को लगातार उठाता रहा है कि मदर टेरेसा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही आई थी, धर्मांतरण की फैक्ट्री को चलाने के लिए ही आई थी। और सुदर्शन न्यूज की इस बात का पूर्ण समर्थन किया है जैन मुनि तरुण सागर महाराज जी ने। को विज्ञान सिखाने की बात करने वाले जो तथाकथित वैज्ञानिक है, वो मैं आज एक आपके पास आते आते स्टोरी पढ़ रहा था मदर टेरेसा की। 93 में एक मैगजीन ने, देश के सबसे बड़े मैगजीन ने उनको पूछा कि बाइबल कहता है कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है और विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो मदर टेरेसा जी आप क्या कहेगी। तो उन्होंने 93 में, मैं किसी 1000 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 93 में मदर टेरेसा का जवाब है कि बाइबल जो कहता है कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, मैं वो कहूँगी। उनकी इस अंधश्रद्धा पे, अंधश्रद्धा क्या है तो अज्ञान है, इस अज्ञान पे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हमारे ग्रहों का अंतर बताने वाले, मंत्रों का उच्चार करने वाले विद्वानों के खिलाफ बोलेंगे। धर्म है वो केवल श्रद्धा से नहीं चलेगा, उसके साथ में तर्क भी होना, हाँ। तर्क और श्रद्धा दोनों का समन्वय रूप हो तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अब ये जो कैंसर ठीक कर दिया ने, फला ठीक कर दिया ने, ढिका ठीक कर दिया, तो ठीक है, उनकी श्रद्धा हो सकती है। और उन्होंने यहाँ आके जो धर्मांतरण किया उसका कोई उल्लेख नहीं करेगा।
वही बात मैंने अभी की आपसे कि सेवा करे वो ठीक है, लेकिन सेवा के पीछे आदमी को पैसा देके सुविधाएं देके उसको उसका धर्म खरीद लेना, फिर वो सेवा नहीं रह गई ना, वो सेवा नहीं है। हाँ। वो तो फिर कोई वो मतलब षड्यंत्र नहीं। हो गया। हाँ। वो तो श्री कृष्ण भगवान को पुतना दूध पिलाने आई ऐसा बता कर आई थी, बताया तो दूध पिलाने था, पिलाना विष था। पर उसके पीछे अभिप्राय उसका तो गलत था ना। हाँ। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ वो भी तो सबको मालूम है। मैं निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन उल्लेख जरूर करना चाहूंगा क्योंकि बात संतों की निकली है। मदर तेरेसा का उदाहरण ले लीजिए। अब मदर तेरेसा को संत की उपाधि मिली है, तो वहाँ वेटिकन सिटी में प्रोग्राम हो रहा है, हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम राजनेता वहाँ पर जा रहे, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग मदर तेरेसा की बात कर रहे हैं। क्या मदर तेरेसा और हिंदू साधु संतों की हम तुलना करें तो मैं तो पहले तो तुलना ही नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उनको उनके हर निगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव दिखाया जाता है। ये आज उनको जो संत की उपाधि दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है, ऐसा वो उनका दावा है कि उन्होंने किसी का कैंसर ठीक किया। यही कैंसर ठीक आपके पास भी होते होंगे, लेकिन अगर आप दावा करते हैं तो हिंदुस्तान का जिहादी मीडिया 8 दिन इसको कार्यक्रम में चला था, सारे राजनेता निंदा करते। ठीक है, तो ये विरोधाभास क्यों है? आज ये दो चीज़ें सबसे बड़ी समस्या हुई है कि धर्म का व्यवसायीकरण और राजनीति का अपराधीकरण। सेवा किया जाए वो तो सब ठीक है, लेकिन इस सेवा के पीछे अगर हमारे मन में कोई षड्यंत्र है तो वो तो ठीक नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है, तो वो गलत ही ऐसा ही हो। साफ जाहिर है कि सेवा अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी षड्यंत्र किया जाए तब तो उस सेवा का महत्व है। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ, जिस षड्यंत्र के तहत ये सेवा का नाम देके मदर टेरेसा धर्मांतरण का काम भारत में कर रही थी, क्या ऐसे में मदर टेरेसा को संत की उपाधि देना सही है? तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। मेरे सहयोगी स्वप्नेश लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। स्वप्नेश, एक के बाद एक हम आज सुदर्शन न्यूज पहली बार नहीं, इसके पहले भी बता चुका है कि मदर टेरेसा सेवा तो करती थी, लेकिन सेवा के नाम पे जो षड्यंत्र चल रहा था, इस बात को नजरअंदाज करते हुए आज संत की उपाधि आखिरकार उन्हें दे दी गई है। लेकिन उस सच को आखिर कैसे लोग मानेंगे? सच क्या है? किस तरीके से ये बात समझ में आएगी लोग? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस सच को मानेंगे कैसे। 1997 में उनके निधन के बाद से ही लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि संत होने का मतलब ही ये है कि मानवता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना, जो हम सुबह से ही बता रहे हैं। लेकिन अगर उसमें स्वार्थ है, अगर आप भ्रष्टाचारियों से पैसे लेती हैं, अगर आप हैती के तानाशाह से पैसे लेकर अपना ट्रस्ट चलाती हैं और उससे हैती के तानाशाह को, जिसने इतना बड़ा नरसंहार किया, उसे अगर आप कह सकती हैं कि मानवता का तारनहार है, तो आपसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि मदर टेरेसा ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर था और धर्मांतरण एक अहम वजह थी। जिस तरह से, और ये हम सिर्फ नहीं कह रहे, अमेरिकन जर्नलिस्ट है और डॉक्यूमेंट्री मेकर है क्रिस्टोफर हाइकिन्स ने इतनी बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैं तो कहूँगा कि जो दर्शक अभी देख पा रहे हैं, उन्हें अगर सच्चाई से रूबरू होना है तो उन्हें डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए जिसका नाम ही है हेल्स ऑफ एंजल। नर की परी करार दिया है मदर टेरेसा को, उन तमाम तथ्यों के साथ, उन तमाम तथ्यों को रखते हुए जो सुदर्शन न्यूज़ लगातार दिखाता आ रहा है। अब सुदर्शन न्यूज़ दिखा रहा है तो इसका मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो किसी और उद्देश्य से हो रहा है तो ये बिल्कुल नहीं है। ये साफ तौर से हमारा विरोध उस मानसिकता को लेकर है जिसमें आप स्वार्थ भाव से जबरदस्ती लालच देकर धर्मांतरण अगर बिल्कुल बिल्कुल पैसे दे के अगर इस तरीके का काम कराया जाए तो किसी भी तरीके से उसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अब जब मदर टेरेसा को संत की उपाधि दे दी गई है, जब तमाम तरीके से विरोध के बावजूद संत की उपाधि दे दी गई है, आपको नहीं लगता कि क्या अब बल मिलेगा उन लोगों को जो ईसाई मिशनरीज हैं, जिनको बाहर से फंडिंग होती है बाकायदा धर्मांतरण के लिए, उन्हें अब और ज्यादा बल मिलेगा और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी करेगा? बल जरूर मिलेगा। और अंधश्रद्धा पर विश्वास जो रखते हैं, विज्ञान के युग में आप एक ऐसे तथ्य को लेकर किसी को संत की उपाधि दे रहे हैं जिसमें ये कहा गया था कि मदर टेरेसा की फोटो पेट पर लगाने से किसी का ट्यूमर ठीक हो गया। तो ये हास्यास्पद है और शर्मनाक भी है कि हम बात तो करते हैं मंगल पर जाने की, लेकिन हम उस सदी में जी रहे हैं जहां पर एक महिला को इसलिए संत कहा जाता है क्योंकि उसकी फोटो पेट पर लगाने से किसी का ट्यूमर ठीक हो गया। मतलब ये एक तरह से रिग्रेसिव स्टेप है। पूरी दुनिया के सामने एक रिग्रेसिव स्टेप किसी धर्म ने रखा और कोई आवाज नहीं उठा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आवाज उठाएंगे तो किसी के निजी स्वार्थ पर कोई ठेस पहुंच जाएगी, किसी के किन्हीं बात। और अगर इसी सच को मान के अगर हम संत की उपाधि देने के लिए तमाम तरीके से प्रयासरत
प्रयास कर रहे थे, तो फिर हमारे देश में तो न जाने कितने संत हुए हैं, साधु संतों की फेहरिस्त खत्म ही नहीं होगी, जिन्होंने जिनकी वजह से ऐसे चमत्कार हुए हैं। बिल्कुल, जो संत डेफिनेशन है उस पर सही एकदम सटीक बैठने वाले कितने संत हैं। संत नामदेव की अगर मैं बात करूं, ज्ञानदेव की बात करूं, ज्ञानेश्वर थे, ये तमाम जो संत थे जिनको किसी भी तरह की आपने तवज्जो नहीं दी। सिर्फ एक मूर्ति बना देने से कुछ नहीं होता। आपने संत की उपाधि एक ऐसी महिला को दी है जिसने अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया, लेकिन आप देश के साधु संतों को किस तरह से आप बात करते हैं, उनको कितना सम्मान देते हैं, सवाल हमारे भारत सरकार के सामने भी ये सवाल होना चाहिए। हमारे देश के कई राजनेता आज वेटिकन सिटी पहुंचे हैं उस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए। कुछ सीखना चाहिए उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर एक भ्रष्टाचारी को एक ईसाई धर्म किस तरह से वो सम्मान दे रहा है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, उन्हें हम नहीं दे पा रहे। दरअसल भारत की संस्कृति सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है, लेकिन इसी सर्वधर्म संभाव का जो निहितार्थ है शायद वो समझ नहीं पा रही है, और वोट बैंक की राजनीति के चलते ये तमाम चीजें हो रही है। वोट बैंक ही है वो। हमारे यहाँ हर चीज वोट बैंक पर जाके खत्म हो जाती है, निजी स्वार्थों पर जाकर खत्म हो जाती है, सबसे बड़ा राजनीतिक स्वार्थ पर जाके खत्म हो जाती है। लेकिन सुदर्शन न्यूज उन सबसे आगे सोचता है, और इसीलिए हम ये सच सामने रख रहे हैं। हेल्स ऑफ एंजल को देखना जरूरी है। जो भी दर्शक अभी देख पा रहे हैं वो देखें, और उसके बाद वो समझ पाएंगे कि सुदर्शन न्यूज आखिर किस सच को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। और अगर सुदर्शन न्यूज जिस सच को आपके सामने रखने की लगातार बात कर रहा है, उस सच को आप और भी ज्यादा तफसील से और भी ज्यादा विस्तार से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आज रात 8 बजे हमारे खास कार्यक्रम बिंदास बोल से जरूर जुड़िएगा और समझिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से मदर टेरेसा ने सेवा के नाम पर धर्मांतरण के षड्यंत्र में भारत को जकड़ रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्नेश इस अपडेट के लिए। और खबर अब लेते हैं उस राज्य की जहां पर लगातार तनाव और हिंसा की वजह से लोग परेशान हैं, कर्फ्यू झेल रहे हैं, अभी भी लोगों की मौत हो रही है, आतंकवादी अलगाववादी अपने षड्यंत्र को पूरा करने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने, भारत देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तत्परता दिखाते हुए ऑल पार्टी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में आज पहुंचा है। तमाम तरीके से वहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए, स्थिति में सुधार लाने के लिए, शांति बहाली के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर पहुंच चुका है, जहां पर प्रतिनिधि मंडल ने शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। साथ ही साथ प्रतिनिधि मंडल वहां के नेताओं से मुलाकात करके शांति बहाली का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से ही हिंसा जारी है, जिसकी वजह से लगभग 2 महीने से कश्मीर के हालात बेकाबू हैं। शनिवार को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक में सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अरुण जेटली, अनंत कुमार, रामविलास पासवान भी शामिल हुए। इस ऑल पार्टी डेलीगेशन में सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर सरकार सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी तो सरकार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। सीताराम येचुरी ने यह भी कहा कि पैलेट गन को हटाकर मिर्ची बम लाए जाने जैसी विश्वास पैदा करने वाली घोषणाएं जम्मू कश्मीर में की जानी चाहिए। हुर्रियत नेताओं को भी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करने की येचुरी की मांग का समर्थन अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा और आरजेडी सांसद जयप्रकाश यादव ने भी किया है। साथ ही साथ कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और अंबिका सोनी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर पहुंच चुका है। तमाम तरीके से कश्मीर में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है, लेकिन हुर्रियत नेताओं से क्या उम्मीद रखना जायज़ है? सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए थे। सौरभ, तमाम तरीके की कोशिशें, एक स्वर में संसद में भी कहा गया था, दोनों सदनों में कहा गया था कि कश्मीर के हालात को सही करने के लिए तमाम पार्टियां एकजुट होंगी, लेकिन हुर्रियत के नेताओं से बात करना, क्या ये सही होगा? और लगता है कि हुर्रियत के नेता इस बातचीत का हिस्सा बनेंगे? जी, देखिए, जो 2 दिन के दौरे पर डेलीगेशन क्या है, तो कहीं न कहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह हैं उसमें, उनकी अगुवाई में, और उसके साथ जो विपक्ष के लोग हैं, सरकार के भी लोग हैं, कई बातचीत चल रही थी
जो ओवैसी हैं, सीताराम येचुरी हैं, डी राजा, शरद यादव, 4-5 सांसद ने कहा कि हम जाएंगे और जो अलगाववादी नेता हैं गिलानी, मीरवाइज और जो यासीन मलिक हैं उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन गिलानी ने, मीरवाइज ने ओवैसी से, शरद यादव से मिलने से मना कर दिया। एक तरह से आगे बढ़कर जाकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। कह सकते सरकार नहीं चाह रही थी कि हुर्रियत को इतना महत्व दिया जाए। सरकार ने साफ तौर से कह दिया था कि अगर हुर्रियत के नेता आते हैं तो उनसे बातचीत किया जाएगा, लेकिन हम उनको विशेष न्योता नहीं देंगे। तो क्या ऐसे में जो ये सीताराम येचुरी हो गए, ओवैसी हो गए, ये जो हुर्रियत के नेताओं से बातचीत करने की पहल करने की बात कर रहे थे, क्या ये वही एलिमेंट्स हैं, वही में जो कहीं ना कहीं से नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो सरकार पहले ही कह चुकी है कि अलगाववादियों के लिए कोई जगह नहीं है। हम उनसे इस तरह से बातचीत नहीं करेंगे जैसे लगे कि हम उनसे कोई भीख मांग रहे हों। अगर उन्हें बात करना है तो उन्हें खुद आना होगा। जी देखिए, लवनी, ये हमसे छुपा नहीं है। देश की जनता जानती है कि जो अलगाववादी हैं वो पाकिस्तान के समर्थक, लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं अलगाववादी। तो कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती थी कि वो बैठक में, अगर वो सरकार का हिसाब तो से ये कहना था, जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, चाहे अरुण जेटली हों, चाहे राजनाथ सिंह, कि अगर आते हैं तो बातचीत हो। लेकिन वो रामविलास पासवान हो, उन्होंने भी समर्थन किया, अकाली दल के लोगों ने समर्थन किया, लेकिन वो लोग गए नहीं। ये लोग आगे बढ़कर हम कह सकते हैं जो डेलीगेशन गया तो अपनी बेइज्जती करा के, अपनी हंसाई कराकर शरद यादव साहब तो कहा कि उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आकर मुलाकात करेंगे। उनके घर गए हैं, वहाँ पर मुलाकात नहीं हो रही है। दिल्ली आकर शरद यादव ने कहा कि मीडिया में आकर कि हम वो करेंगे, दिल्ली आकर आपसे मुलाकात करेंगे, आपके ऑफिस में आएंगे। तो अगर उनको मुलाकात करनी थी तो जब आप गए थे उनके यहाँ तो आप मुलाकात कर लिए होते। क्या ज़रूरत थी आपको वहाँ जाने की? ओवैसी जो अपने आप को लगातार देशद्रोही भाषण देते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, चाहे लेफ्ट के नेता हों, डी राजा हों, सीताराम येचुरी हों, शरद यादव जो जेडीयू की तरफ से गए थे, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी जाकर उनके घर जाकर उनसे बातचीत करने की। लेकिन वो हम कह सकते हैं बेइज्जती कराकर वापस आ गए। बिल्कुल। और महबूबा मुफ्ती की अगर बात की जाए, मुझे याद है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब तो उनका अलगाववादियों के प्रति एक जो नरम रवैया था वो सबने देखा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कश्मीर के हालात ख़राब होते गए और 51 दिन के कर्फ्यू ने उन्हें सबक दिया और उन्होंने भी सीधे तौर पर दो टूक जवाब दे दिया था अलगाववादियों को। ऐसे में इन नेताओं का वहाँ जाना और भारत सरकार की तरफ से, खासतौर से बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी का दो टूक उनको जवाब दे देना महबूबा मुफ्ती के लिए कितना किस तरीके से महबूबा मुफ्ती को लेना चाहिए? क्योंकि दो तरीके की तस्वीरें हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि उनसे बात करना हो तो उनको खुद सामने आना होगा, दूसरी तरफ इस पार्टी डेलीगेशन में कुछ ऐसे नेता थे जो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। जी देखिए, बता दूं आपको कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने जो डेलीगेशन आज पहुँचा है इससे पहले उन्होंने बातचीत के लिए चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन साफ तौर से कोई नेता अलगाववादी की तरफ से नहीं आया। आपने भी कहा कि पहले उनका जो रुख था वो नरम था। अब जो जो उनका बरहान मानी जो आतंकवादी कमान था लश्कर का था, वो जो मारा गया था, उसके बाद जो कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद उनको भी सबक जरूर मिली है। जो लगातार आपने देखा होगा कि जब राजनाथ सिंह गए थे तो ये भी खबरें आई थी कि राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दबाव बनाने की कोशिश हो। वहाँ पर बीजेपी और पीडीपी देखिए दो अलग अलग विचारधारा की पार्टियाँ उन्होंने साथ किया है। तो कहीं ना कहीं इस घटना से महबूबा मुफ्ती जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको काफ़ी सीख लेने की ज़रूरत है अभी भी। कांग्रेस का रुख मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इस ऑल पार्टी डेलीगेशन में सबसे ज़्यादा जिस पर नज़र थी वो विपक्षी दल कांग्रेस पर थी, लेकिन कांग्रेस की किस तरीके की प्रतिक्रिया आई इस डेलीगेशन मीट के बाद? जी देखिए, कांग्रेस इन चीज़ों को पहले अपनी नज़र से देख रही है। जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ तो कहना है कि हमें राजनाथ सिंह का भरोसा है, जो डेलीगेशन गया है, जो हम फैसला ले जाएंगे उसके साथ है। अभी कांग्रेस अपनी नपी तुली प्रतिक्रिया दे रही है, एक एक चीज़ों को बारीकी से हम कह सकते हैं देख रही है। तो उनके माहिर खिलाड़ी हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अंबिका सोनी हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी स्थिति को देख रही है अभी। चलिए, यानी कुल मिलाकर ऑल पार्टी डेलीगेशन तो पहुंचा हुआ है। सरकार की तरफ से ये सीधे तौर पर कह दिया गया था कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए जो कदम उठाना जायज़ होगा वो कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हुर्रियत के नेताओं से जाकर डायरेक्टली बात नहीं की जाएगी। सरकार की इस बात को नज़रअंदाज करते हुए ओवैसी और सीताराम येचुरी जैसे नेताओं ने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी हुर्रियत की तरफ से जो जवाब मिला वो वाकई उनके लिए बेइज्जती की वजह बन रहा है।
से मना कर दिया। और ऐसे में अब इस ऑल पार्टी डेलीगेशन के बाद, इस मीटिंग के बाद जब ये डेलीगेशन वापस दिल्ली लौटेगा तब और तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, तमाम तरीके से और चर्चाएं होंगी जिससे कश्मीर की जो शांति है पुनः वापस लौट सके। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस सब के लिए। और बहुत रहते हैं और जब बयान बहादुरों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री आजम खान का नाम इस फहरिस्त में टॉप 10 में जरूर शुमार हो जाता है। आजम खान ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जो विवाद खड़ा कर रहा है। सुर्खियों में रहने वाले आजम खान ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साध लिया है। आजम खान ने जयाप्रदा के बहाने अमर सिंह और मुलायम सिंह पर हल्ला बोला, कहा कि नाचने गाने वाले को एमपी बना दिया गया। ये आजम खान के वो बोल हैं जिसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। आजम के इस बयान की चारों ओर निंदा हो रही है। हालांकि ऐसी ही बातें जब खुद पर आई तो आजम का गुस्सा बेकाबू हो गया, मीडिया पर ही बरस पड़े। आजम के चलाने वाले अफवाद की अखबार में हुए मीडिया को शर्म करते हुए डूबने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि उनके बगल में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग खड़े होते हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि ये वही आजम खान है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी के लिए कह दिया था कि ये तो ऐसे में आजम खान का एक और बयान आ जाना पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर पैदा करेगा। एक इंच सड़क बनवाई है किसी ने? जो वायदे किए थे बादशाह ने, कोई एक वायदे की शुरुआत भी हुई है? गंगा साफ करेंगे। मेरठ में 2 रोज पहले हमने 100 mld का वाटर प्योरीफायर, पानी साफ करने का कारखाना, उसका उद्घाटन किया है, जिसमें 8 लाख लोग मजीद साफ पानी पिएंगे। जिनको पानी मिल रहा है उनसे 8 लाख लोगों को ज़्यादा मिलेगा। और उसे हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को किसके नाम से मंसूब, क्या काम किया है किसी ने? 1 इंच सड़क बनवाई है किसी ने? जो वायदे किए थे बादशाह ने, कोई एक वायदे की शुरुआत भी हुई है? गंगा साफ करेंगे। मेरठ में 2 रोज पहले हमने 100 mld प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने एक बार फिर से विवादित बोल बोले हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जयाप्रदा पर एक अभद्रजनक आपत्तिजनक टिप्पणी की है जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि आजम खान के लिए नई बात नहीं है, इसके पहले भी वो अपनी पार्टी से जुड़े हुए विवादित बयान दे चुके हैं। 1 इंच सड़क बनवाई है किसी ने? देखिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं G20 सम्मेलन की, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मुलाकात कर ली है। द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। 3 महीने में अगर देखा जाए तो ये दूसरी मुलाकात है। काफ़ी अहम माना जा रहा है इस मुलाकात को। दोनों नेताओं के बीच खासतौर से द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि जून में ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद जिनपिंग ने कहा कि उनका देश भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है और वो भारत चीन के संबंधों को और आगे ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के सप्लायर्स की पहचान होनी चाहिए। इसके साथ ही पीओके में चीनी कॉरिडोर और एनएसजी का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं शनिवार को चीन पहुंचने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने मोदी के चीन पहुंचने पर ट्वीट करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद का विषय बने मुद्दों में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी शामिल है, जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में चीनी दूतावास में हुए विस्फोट की निंदा भी की है। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। पाकिस्तान ने जिस सांप को दूध पिलाया, आज वही सांप उसे डस रहा है। दरअसल आतंकवादियों और आर्मी के बीच जो साठगांठ थी, उसका नतीजा खुद दोनों को भुगतना पड़ रहा है। इसकी तस्दीक इस खबर से होती है। पाकिस्तान आतंक के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाला आतंक के सामने घुटने टेक रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाक सेना और आतंकी संगठन के बीच
बीच पैसे, गोला बारूद की ही नहीं, अब बेटे और बेटियों की फिरौती की डील भी हो रही है। दरअसल अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कयानी के बेटे को अगवा कर लिया था, जिसके बदले में पाक सेना ने भी आतंकी अल जवाहिरी की 2 बेटियों और एक महिला का अपहरण किया। इसके बदले में अलकायदा ने कयानी के बेटे को रिहा किया, तो वहीं बेटे की जान की सलामती के खातिर पाक सेना ने भी जवाहिरी की दोनों बेटियों और एक महिला को रिहा किया। इसका खुलासा द लॉन्ग वॉर जनरल ने अलकायदा समर्थित पत्रकार अल मासरा का जिक्र करते हुए किया है। यह खबर पूर्व सेना प्रमुख के बेटे और आतंकी अल जवाहिरी की बेटियों तक ही सीमित नहीं है। पिछले साल मई में पाकिस्तान के पीएम रहे सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को भी अमेरिका ने अलकायदा की जेल से छुड़ाया था। तो ये है पाकिस्तान की हकीकत। तो ये है पाकिस्तान का सच, जिसे वो स्वीकारना नहीं चाहता है। पाकिस्तान सिर्फ भारत के अस्तित्व को खतरा पैदा करने के लिए तमाम तरीके की षड्यंत्र तो करता है, लेकिन खुद उस षड्यंत्र में किस तरीके से फंसता जा रहा है, इसकी तस्दीक करती हुई खबर हमने आपको दिखा दी है। पाकिस्तान अब भी संभलेगा या नहीं संभलेगा, ये तो बहुत सोचने और समझने और दूर की कौड़ी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत ये समझ चुका है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से अलग थलग करना है, और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के स्टेप से अब लगातार परेशान होता हुआ भी नजर आ रहा है। बहरहाल इसी खबर के साथ न्यूज़ रूम लाइव को यही सम अप करते हैं, यही खत्म करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे 6 बजे उन खबरों को लेकर जो रखती हैं आपसे सरोकार और बनाती हैं बेखबरों को बाखबर। जय हिंद।